मैंने आपको दो समास समझाए, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। द्विगु समास काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए। इसमें संख्यावाचक पूर्व पद संख्यावाचक होता है और जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो और समूह अथवा समाहार का बोध कराए, ग्रुप का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष मैंने एक्सप्लेन किया। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जो कारक होते हैं उसके हिसाब से शब्दों में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। थर्ड है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पूर्व पद बता रही हूँ, विशेषण होता है, किसी शब्द की विशेषता बताता है। इसका पूर्व पद विशेषण होता है। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। मैंने आपको बोला कर्मधारय समास में पूर्व पद होता है विशेषण और विशेष मतलब होता है संज्ञा। उत्तर पद क्या होता है? विशेष। विशेष का मतलब है संज्ञा। पहला पद विशेषण और जो लास्ट अंतिम वाला है वो विशेष मतलब संज्ञा होता है। उपमान और उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए, उपमान मतलब जिसकी की जाए। ये भी विशेषण और संज्ञा का ही एक तरह से नाम है। तो ये आपका कर्मधारय समास है। इसमें पहला पद विशेषण, जैसे नील कमल। कमल कैसा है? नीला है, उसकी विशेषता है ये नील कमल। ये दो पदों को मिलाया गया, ये है आपका संज्ञा और ये उसकी विशेषता है। कमल कैसा है? नीला है, इसीलिए नील कमल क्या है आपका? कर्मधारय समास। ये विशेषण और ये विशेष। क्लियर? लाल किला। किला कैसा है? किला का रंग लाल है, तो लाल है जो किला, इसीलिए ये भी विशेषण हो गया और ये हो गया आपका विशेष। जब दोनों को मिला दिया तो बन गया लाल किला। विग्रह करेंगे तो लिखेंगे लाल है जो किला। फिर है महावीर। वीर कैसा है? महान है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। वीर कैसा है? महान है, महावीर, इसीलिए ये कर्मधारय समास है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या विशेष जिसे बोलते हैं होता है। उसके बाद नंबर 4 है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का क्या मतलब है? अव्यय वे शब्द जो अविकारी होते हैं, जिनमें वचन, काल और कारक के हिसाब से कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ये होते हैं अव्यय शब्द होते हैं। जैसे मैंने बताया था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक। अव्यय अव्यय शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो, अविकारी शब्द, उनसे मिला के जो बना समास उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, मतलब अविकारी हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद क्या है? अव्यय है। मैंने इसीलिए बार बार क्लियर किया कि अव्यय का मतलब हो गया अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, काल के हिसाब से। उदाहरण दिया हुआ है यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिपल, प्रत्येक पल। इन शब्दों में जब भी आप कहीं इन्हें प्रयोग कीजिए, ना तो लिंग के हिसाब से इसमें परिवर्तन है। जैसे मैं बोलूँ मैं प्रतिपल काम करती हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कि प्रतिपल ही हो जाएगा, प्रतिपल ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बॉय के साथ हो, फीमेल के साथ हो या मेल के साथ हो, इसे ऐसे ही प्रयोग करेंगे। मैं आजीवन आप देश की सेवा करती रहूँगी, चाहे जब मेल बोलेंगे मैं आजीवन देश की सेवा करता रहूँगा, आजीवन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए ये आजीवन, इसमें पहला पद अव्यय और होता है और समस्त पद के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने से यह अव्ययी भाव है। ये जब पूरा पद बन गया तो ये अव्ययी, ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। मैं प्रतिपल काम करती हूँ, प्रतिपल उसकी विशेषता होगी मेरे काम करने की, तो क्रिया विशेषण हो गया। मैं बच्चे कक्षा के बीचों बीच बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बीचों बीच। ये बैठने की उनकी विषय, कहाँ बैठे हैं? बीचों बीच। तो ये भी आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण बन जाते हैं इनका, पर ये अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास।
जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अभी तक मैंने जो 4 समास पढ़ाए इनमें पहला पद प्रधान होता है लिखा हुआ था, लेकिन जो द्वंद्व समास है दोनों पद प्रधान होते हैं। इनके बीच में और शब्द का लोप होता है, जिसे हम लोग बीच में हाइफन लगा के कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं बोलूं दिन रात, अब आप इसको बीच में ऐसे डैश लगा हाइफन लगाइए, और जब आप अलग करेंगे तो होगा दिन और रात। जब आप समास का विग्रह करेंगे तो इसमें और शब्द का लोप है, दिन और रात, यानी समुच्चय बोधक शब्द इसमें बीच में लुप्त है। दिन और रात ये आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कोई डाउट नहीं है, इसमें दो शब्द दोनों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप होता है। समुच्चय बोधक शब्दों का लोप देखिए लिखा हुआ है इसमें, जैसे और, अथवा, तथा या एवं, इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, जन्म मरण, जन्म और मरण, जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंचा और नीचा, रुपया पैसा। इस तरह के कभी कभार दो शब्द जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और बीच में हाइफन लगा देते हैं, जब उन्हें अलग करते हैं तो उसमें कोई समुच्चय बोधक चिन्ह का लोप होता है। ये आपका द्वंद्व समास है। इसमें दोनों प्रधान है, जन्म की भी मीनिंग है, मरण की भी मीनिंग है, पाप की भी है, पुण्य की भी है, अलग अलग रहकर भी इनकी मीनिंग है। मिला देते हैं, जब आप इसका समस्त पद बना देते हैं तब भी इसका अर्थ निकलता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान ना होकर बल्कि एक सांकेतिक अर्थ प्रधान हो जाता है बहुब्रीहि समास में। आसान शब्दों में आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मैंने कर्मधारय में कहा कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। अगर हम उसी का एक तीसरा अर्थ निकाल दें, दो पदों को मिलाकर एक नया अर्थ निकाल दें तो बहुब्रीहि समास बन जाएगा। इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उसको महत्व दिया जाएगा। जैसे मैं बोलूं नीलकंठ, नीलकंठ सबको दिख रहा है ना, नीलकंठ। अब इसमें गले की विशेषता बताई गई, नीला है गला, कंठ मतलब नीला। अब मैं इसको लिख दूं नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, मतलब ये आपका है संज्ञा यानी विशेष, ये है आपका विशेषण। तो आप बोलेंगे टीचर ये तो कर्मधारय समास हो रहा है, क्योंकि इसमें आपने तो विशेषता बता दी संज्ञा की, कंठ की विशेषता बता दी, ये कर्मधारय समास बन गया। लेकिन जैसे ही इसे मैं इसका विग्रह करूंगी, नीला है कंठ जिसका, मैं विग्रह करके जिसका लगा दूं, नीला, सबको मेरी हैंड राइटिंग आई थिंक समझ में आ रही होगी। नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ होता है, एक दूसरा अर्थ निकाल दिया मैंने, शंकर भगवान, शंकर जी। तो ये एक नया अर्थ निकल आया, यानी ये बहुब्रीहि समास है। जब दोनों पद को अलग करके उससे एक तीसरा अर्थ निकल आए, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसीलिए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में यही अंतर है। इसमें अर्थ मैंने निकाला, इसमें केवल विशेषण और विशेष्य बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दशानन, अब जिसके 10 मुख हैं आप लिख सकते हैं 10 है मुख, लेकिन जैसे ही आप करते 10 हैं मुख जिसके, किसके होते हैं, एक नया अर्थ निकलेगा रावण, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, मतलब सरस्वती, एक नया अर्थ निकल आया। यहाँ पर विशेषता बताई गई कपड़े की, अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र जिसका वस्त्र सफेद है। अब सफेद है जो वस्त्र, आप अगर इतना ही लिखते हैं तो ये कर्मधारय समास है, लेकिन सफेद है वस्त्र जिसके सरस्वती आंसर निकाल देते हैं, उसका एक नया अर्थ, नया शब्द देते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये आपके इतने समास हैं इसमें। देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखा भी है। जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ तो कर्मधारय समास है, लेकिन जहाँ दोनों पद मिलाकर एक सांकेतिक या एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, ये बहुब्रीहि समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन है जिसके, किसके हैं, विष्णु के, नया अर्थ निकल आया, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। ये आपका इतना समास का चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होने से कल हम लोग आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।